खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त का अहम अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। आम चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में
राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र, आपसे ये सवाल कि बीजेपी जिस तरह से आम चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आई है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो एक तरफा होता हुआ अब नजर आने लगा है। मनीषा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि चुनाव की हम बात करें तो अन्य विपक्षी पार्टियों से जो भी राजनीतिक दल है, हम कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या कम्युनिस्ट पार्टियों की बात करें या क्षेत्रीय दलों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत आगे दिखाई देती है। 24/7 आवर ये चुनावी मोड में रहते हैं। अभी राज्यों का चुनाव जीतने के बाद तुरंत इनकी लोकसभा की चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करते हुए हमेशा दिखाई देती है। जब तक अन्य पार्टियां सक्रिय होने के लिए सोचती हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी आधी रैलियां और आधे चुनावी जीत की तरफ बढ़ते हुए उतने कार्य कर चुके रहते हैं, जनता के बीच में पहुंच चुके रहते हैं। चाहे इनका पन्ना अध्यक्ष हो या बूथ लेवल का सदस्य हो या तहसील लेवल पर किसी बदलाव की बात करें, जिले स्तर की बात करें, कमिश्नरी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से बहुत पहले चुनाव के लिए जागृत हो जाती है। और यही कारण है कि चुनाव में इसे बम्पर जीत लगातार इधर मिलती हुई 2014 के बाद से दिखाई भी दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक मोदी जैसा ऐसा नेतृत्व है जिस पे कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार के दाग नहीं है। जो निर्णय लेते हैं पार्टी में मान्य होता है। एक आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात कर लें या पार्टी के अनुशासन की बात करें, अन्य दलों में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अगर ऊपर लेवल पे कोई ऐसा बदलाव अचानक लिया जाता है तो वहाँ पे फूट पड़ जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये भी दिखाई नहीं देती है। जो उसकी जीत को प्रशस्त करते हैं, हर एक बदलाव को यहाँ का कार्यकर्ता स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, चुनाव में मदद करता है। और भारतीय जनता पार्टी की शायद यही सबसे बड़ी ताकत है कि अन्य विपक्षी दलों से लड़ने में वो बहुत आगे दिखाई देते हैं। बिल्कुल। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। ईशा, तो जैसा कि अभी राघवेंद्र जी ने भी एक बात कही है कि बीजेपी जो है वो 24/7 जो है वो चुनावी मोड में रहती है और शायद यही एक बड़ा कारण है जो हर राज्य में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आई है और अभी भी ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफा जाता हुआ अब नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी को लेकर हमेशा ही ये कहा जाता है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 24 घंटे चुनावी मोड में बीजेपी रहती है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी नतीजे रहे हैं, खासकर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर बीजेपी की दोबारा सरकार न आए, लेकिन वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से काबिज हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में इसी राज्यों में जिस तरीके से जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, इससे मनोबल दुगना हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव में और यहाँ पर बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं 400 के पार वो आंकड़ा पार हो। यहाँ पर विपक्षी एकता गठबंधन भी एकजुट हो चुका है। उनको किस तरीके से एनडीए चुनौती देगा, आज उसकी माफ कीजिएगा कल उसकी रूपरेखा लिखी जाएगी और कल दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में अहम बैठक जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बुलाई गई है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को वहां पर बुलाया गया है। सभी देश के बीजेपी के जितने भी प्रधान हैं, प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, सभी मोर्चों के अध्यक्षों को बुलाया गया है और ये बैठक करीब करीब 2-3 घंटे कल चल सकती है। और इसके बाद अगर हम 23 तारीख की बात करें तो ईशा लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल ईशा, और देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, जिस तरह से कल ये बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तो बनाई जाएगी ही, लेकिन बड़ा बदलाव क्या देखने को मिल सकता है इस बैठक के बाद? देखिए मनीषा, बिल्कुल ये बड़ी बैठक है और क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जो है भाजपा अब जुटी हुई है। जिस प्रकार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जो ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, संगठन की बड़ी बैठक होगी, साथ ही जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको जो है बैठक में बुलाया गया है। और ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से हर चुनाव में ये देखा गया है कि भाजपा एक नया बदलाव जो है वो करती है, चाहे वो मुख्यमंत्री का बदलाव हो, चाहे जो है संगठन में बदलाव हो, तो माना यह जा रहा है कि इस बार जो है संगठन में भी बदलाव हो सकता है। उसके साथ ही जो प्रदेश प्रभारी जो काफी लंबे समय से जो है राज्य के प्रदेश प्रभारी जो बने हुए हैं, उनको जो है वो बदला जा सकता है। और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो की जा सकती है, उसको लेकर एक रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जहां अभी जो है सिर्फ जो प्रकार से भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर वो सिर्फ दौरा करने पर लगे हुए हैं, उनका जिस प्रकार से गढ़वाल
गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का जो दौरा जो है वो चल रहा है। लेकिन वहीं भाजपा जो है जिस प्रकार से भारत संकल्प यात्रा जिस प्रकार से जो चल रही है, दूसरी ओर जो है भाजपा रणनीति बनाने में जो है वो जुटी हुई है कि किस तरीके से जो है चुनाव को लड़ा जाए, संगठन में किस तरीके से फेरबदल जो है वो किए जाए, किस तरीके से जो है प्रदेश प्रभारी को जो है नया प्रदेश प्रभारी किस तरीके से यहाँ पर लाया जाए, कौन ऐसे प्रदेश प्रभारी होंगे जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव को जो है वो जिता सकते हैं। इन तमाम चीजों की रणनीति जो है वो बना रहे हैं। और हर बार के चुनाव में जिस प्रकार से देखा जाता है कि भाजपा एक नई रणनीति के साथ जो है वो चुनाव लड़ती है और 24/7 जो है जिस प्रकार से चुनाव लड़ाने में जो है वो जिस प्रकार से एकजुटता जो है वो दिखाती है। और इसी का नतीजा है कि लगातार जो है भाजपा विधानसभा का चुनाव जो है वो लगातार जीत भी रही है। और अब लोकसभा का एक बड़ा चुनाव जो है जिस प्रकार से भाजपा के सामने एक चुनौतीपूर्ण है कि तीसरी हैट्रिक के साथ जिस प्रकार से मोदी एक बार फिर से मोदी मैजिक चलाने की कोशिश जो है भाजपा कर रही है। तो ऐसे में बड़ा बदलाव भी हो सकता है, संगठन में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, प्रदेश प्रभारियों को बदलने की जो है कवायद जो है वो चल रही है कि लोकसभा चुनाव में जो है प्रदेश प्रभारी को जो है वो बदला जा सकता है। ठीक है उपेंद्र, बिल्कुल। और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे अपने ब्यूरो चीफ राघवेंद्र का। राघवेंद्र, तो जिस तरह से अभी उपेंद्र ने एक बात कही है कि भाजपा जो है वो हमेशा एक नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, लेकिन एक लाइन और भी मैं ऐड इसमें करना चाहूंगी कि भाजपा हमेशा नए चेहरों के साथ भी चुनावी मैदान में उतरती है। और जैसा कि इस बार भी इस बैठक के बाद कई राज्यों के प्रभारी बदले जा सकते हैं, तो इस बड़े बदलाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा, दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि बदलाव सर्वे के आधार पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। आंतरिक सर्वे किया जाता है, सर्वे पे फीडबैक लिया जाता है और फीडबैक पे आधार पे निर्णय लिया जाता है। अगर किसी भी पदाधिकारी पे अगर आरोप प्रत्यारोप है या नाराजगी है जनता की, तो जनता के प्रति अगर नाराजगी है तो भारतीय जनता पार्टी वो बदलाव करती है, बदलाव करने से हिचकती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रिस्क उठाना जानती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना जानती है। विपक्षी पार्टियों की हम बात करते हैं तो इस तरह के निर्णय लेने से वो डरते हैं, और अगर निर्णय लेते भी हैं तो पार्टी में बगावत के सुर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी एक सरप्लस है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात मनीषा मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी खास करके मोदी की बात करें तो पीएम मोदी चुनाव में एक विषाद बिछाते हैं, एक पिच तैयार करते हैं और विपक्ष उसी पिच पे खेलते हुए दिखाई देता है। वो चाहे हम राम मंदिर की बात करें या जनता के अन्य जो मुद्दे हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो लाभार्थी हैं, उन मुद्दों पे एक पिच बिछाई जाती है और विपक्ष उसी पे खेलना शुरू कर देता है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत का एक बहुत बड़ा कारण ये भी बनता है। आप देखिए इस समय विपक्ष दो मुद्दों पे केवल चर्चा कर रहा है, या तो ईवीएम की बात कर रहा है और नहीं तो दूसरी अगर बात कर रहा है तो ईडी सीबीआई की बात कर रहा है। यद्यपि इस बीच में कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं आ रहा है। 6.5 साल अगर कोई 9.5 साल केंद्र की सत्ता में हो और चुनाव होने जा रहा है, भ्रष्टाचार के एक मुद्दे ना हो, जनता से जुड़े वो मुद्दे ना हो कि जनता को आपने ये सुविधाएं नहीं दी, ये लाभ नहीं दिया, तो विपक्ष कहां कैसे चुनाव लड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार लाभार्थियों की बात करती है कि हम लाभार्थियों को, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ये सुविधाएं दे रहे हैं। और अन्य जो धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं कि हमने ये कॉरिडोर बना दिया या मध्य प्रदेश में ये कर दिया, या अन्य राज्यों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष से बहुत आगे दिखाई देती है चुनावों को लेकर, रणनीति को लेकर, अपनी स्ट्रेटजी को लेकर। जी ठीक है ईशा, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। आपको नहीं लगता है कि विपक्ष जो है वो इस रेस में कहीं ना कहीं बहुत पीछे होता जा रहा है? और अगर जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चलाई जा रही है और भी तमाम रणनीति को बनाया जा रहा है, तो ऐसे में इन तमाम रणनीतियों के बिहाफ में विपक्ष के पास इसका क्या काट है? जी देखिए, जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में चलाई जा रही है, 26 जनवरी तक ये यात्रा चलाई जाएगी और कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जरूर होगा, क्योंकि केंद्र की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक किस तरीके से पहुंचाया जा सके, इसकी रणनीति बीजेपी ने तैयार की गई है और सभी विधायकों को, कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ा गया है ताकि जन जन तक संपर्क साधा जा सके। और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी जेपी नड्डा बैठक में आदेश दे सकते हैं कि किस तरीके से इस यात्रा को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। लेकिन देखिए, जिस तरीके से संसद का सत्र चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों को निलंबित किया जाता है, एक ठोस मुद्दा यहाँ पर विपक्ष के पास जरूर था केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसमें विफल साबित हुआ है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद है,
जब बर्खास्त किया जाता है सांसदों को, और वो सांसद जो संसद का परिसर है उसके बाहर ही इस तरीके से राज्यसभा के सभापति और जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनकी मिमिक्री करते हैं, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के सांसद है या फिर टीएमसी सांसद, वो उनका अभी भी बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं विपक्ष के पास जो एक मजबूती से मुद्दा था कि वो जनहितकारी योजनाओं को लेकर जो लोगों की आवाज है उसे बुलंद करना चाहते हैं संसद के भीतर, लेकिन जिस तरीके से मिमिक्री की ये घटना हो चुकी है उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से विपक्ष बैकफुट में आ चुका है। तो लगता है कि एक मजबूत के साथ अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कल की अगर बात करें और आज की 2 दिन तक लगातार भारतीय जनता पार्टी भी जगह जगह प्रदर्शन करेगी कि किस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति, जिनकी पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा है विपक्ष की सांसदों ने, और उनके खिलाफ एकजुट होगी। और बिल्कुल, तो उपेंद्र, जैसा कि ईशा ने एक बात कही है कि विपक्ष की जो खुद की ही गलतियां हैं कहीं ना कहीं वो उस पर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती हैं आगामी चुनाव में, और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा पुरजोर जोर लगा रही है। तो ऐसे में विपक्ष, और या कह ले कि पूरा जो इंडिया गठबंधन है, वो कहां देख रहा है इस रेस में अपने आप को? देखिए मनीषा, अगर उत्तराखंड के खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में जिस प्रकार से अगर कांग्रेस की बात करूं, क्योंकि मुख्य विपक्ष के तौर पर अगर सिर्फ कांग्रेस ही यहां पर ऐसा पार्टी है जो भाजपा को जो है वो टक्कर दे रही है और टक्कर देती रही है, और लेकिन जो विपक्ष कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अपनी गुटबाजी की से जो है वो बाहर नहीं आ पा रही है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले जिस प्रकार से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उनके द्वारा जिस प्रकार से जो अभियान चलाया जा रहा है, बैठकें की जा रही है, उसी बैठक पे एक मंच पर जिस प्रकार से जो पिथौरागढ़ के जो विधायक है मयूर जी, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि अगर जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 1.5 साल बाद पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं, 2 साल बाद नेता प्रतिपक्ष उनके पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं, तो उनको क्या लगता है कि कांग्रेस जीत पाएगी? ऐसे में कांग्रेस नहीं जीतेगी। साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से जो विरोध किया कि अगर प्रदीप टम्टा को जो है वो सांसद का टिकट अगर दिया जाता है तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से हार चुकी है। यानी कि इससे ये साफ होता है कि अभी भी कांग्रेस के अंदर जो है वो गुटबाजी जो है वो चरम पर है। इससे अभी भी कांग्रेस जो है उभर नहीं पाई है, क्योंकि अंदर खाने में देखा जाए तो अलग अलग गुटों में जो है कार्यकर्ता बटे हुए हैं, जिससे जो है चुनाव में ये देखा गया है कि हर बार चुनाव में जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो लगातार अपने संगठनों को जो है वो मजबूत करने में जुटी हुई है। आज भी जो है कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भाजपा का दामन जो है वो थाम रहे हैं। यानी कि ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति जो है उत्तराखंड में क्या है। अगर कांग्रेस को यहाँ जीतना है तो अपने संगठन को पहले मजबूत करना होगा, गुटबाजी से उभरना होगा। इन तमाम कई सारी चुनौती जो है कांग्रेस के सामने है, प्रदेश अध्यक्ष के सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उभर नहीं पा रही है। वहीं भाजपा जो है लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो देखा जा रहा है पूरे देश में किस तरीके की स्थिति जो है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि पिछली बैठक में जिस प्रकार से देखा गया था कि जिस प्रकार से खड़गे को जो है प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर जो है वो रखा गया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। उसके बाद कई विरोधी राघवेंद्र जी, जिस तरह से एक तरफ बीजेपी की तैयारी और दूसरी तरफ विपक्ष में इस तरह की उठापटक, ये कोई उत्तराखंड का ही मामला नहीं है। अगर हम बाकी राज्यों की भी बात करें तो विपक्षी दलों में काफी ज्यादा गुटबाजी देखने को मिलती है और अंतरकलह देखने को मिलती है। तो क्या विपक्षी दलों में ये जो उठापटक चल रही है उसका भी एक फायदा मिलता हुआ आगामी चुनाव में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ सकता है? मनीषा, उत्तर प्रदेश के हालात और भी अलग हैं। यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बड़ी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। 2 से 3 सीट देने के लिए तैयार है। आप रायबरेली ले लीजिए, आप अमेठी ले लीजिए, अधिकतम आप मुरादाबाद ले लीजिए। ये गठबंधन कैसे टिकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल यह है। और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं वो एक पीडीए गठबंधन भी अपना लेकर चलते हैं साथ में। तो अखिलेश यादव खुद ही 2 गठबंधनों पर सवार हैं, एक पीडीए एक इंडिया गठबंधन। यहाँ पे कांग्रेस को उतनी सीटें मिलेंगी नहीं। यद्यपि नए प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद से उन्होंने काफी ताकत अजय राय ने झोंकी है कि हम बूथ लेवल पे तैयार करें, फिर भी कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में उतने प्रत्याशी नहीं है जो पूरे प्रदेश में लड़ सकें। तो एक बहुत बड़ी चुनौती गठबंधन के सामने ये है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल।
ठीक है, तो तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बीजेपी बड़ी जोरों शोरों से ये तैयारी कर रही है और कल एक अहम बैठक भी होने वाली है जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी।